वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों भारत का संविधान, इसको हम लोगों ने शुरू करा है। संविधान की अवधारणा, ये पहला चैप्टर होगा, है ना। एकदम बेसिक से और जीरो से शुरू करा है इसको मैंने, ठीक है। क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि पहले एक बार आप पढ़ा दीजिए फिर पीवाईक्यू कराइए, तो एकदम जीरो से पॉलिटी को शुरू करा है। और इसकी क्लास कोशिश करूंगा मैं इस महीने तक पूरी ख़त्म हो जाएगी। एकदम ज़ीरो से डेप्थ में पढ़ेंगे पूरा, जितना यूपी पीसीएस और आरओ इन दोनों के लिए ज़रूरी है। बाकी छुटवैया एग्ज़ाम इससे ऑलरेडी कवर हो जाएगा। जैसे लोअर पीसीएस इसको छुटवैया नहीं कहेंगे तो पापा ही है सबके, लग रहा है। लेखपाल सब, ठीक है। तो एकदम अगर आप पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते तो शुरू से सब कुछ आप जान जाएंगे, सब कवर होगा। बस फॉलो करिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले संविधान शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो संविधान जो है लैटिन भाषा का शब्द होता है एक आपका कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूरे होता है, उससे उत्पत्तित हुआ है कॉन्स्टिट्यूरे, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थापित करना या स्थापना करना, है ना। स्थापित करना या स्थापना करना, यानी स्टैब्लिश करना या सेटअप करना। इंग्लिश में बोले तो टू स्टैब्लिश और सेटअप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूरे का मतलब हो गया। संविधान का अर्थ क्या है? अगर वर्तमान में अगर देखें संविधान शब्द का क्या अर्थ है भाई, तो संविधान शब्द सिद्धांत जो बहुत सारे, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल, है ना, क्या क्या आइडियोलॉजी है, सारे सिद्धांतों का एक समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। ये मेंस के लिए भी हो सकता है आपके, है ना, कि संविधान का अर्थ पूछेगा तो क्या है। तो संविधान एक तरह से शब्दों का समूह है, सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के कामकाज, भाई सरकार देखते हो ना क्या काम करती है, फॉरेन अफेयर से, क्या जल शक्ति मंत्रालय से, क्या कृषि के लिए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सरकार और लोगों के बीच अधिकार, भाई आपके क्या अधिकार हैं, सरकार के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो संबंध बताता है, ठीक है। संविधान को और किन्हीं नाम और अन्य नामों में भी वर्णित कर सकते हो आप, क्या, जैसे भूमि का मौलिक कानून यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं संविधान को। देश का सर्वोच्च कानून भी बोला जाता है संविधान को। देश का मूल कानून भी बोला जाता है, यानी बेसिक लॉ भी बोलते हैं कंट्री का। सरकार का साधन भी बोला जाता है, देश के नियम भी बोल सकते हो, राजनीति की मूल संरचना बोल सकते हो, या देश का मूलभूत मानदंड बोल सकते हो। ये विभिन्न नाम है जो संविधान के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए संविधान दो तरह से होता है। एक तो जैसे हमारा है भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई है, ठीक है। एक होता है अनरिटन, ठीक है, जैसे मेरा ही वचन है शासन, जैसे यूके में चलता है, जो मैंने बोल दिया वही कानून, है ना। तो ऐसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखित संविधान में क्या होता है, जितने भी प्रावधान हैं उनको पुस्तक, दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में हम लोग संगठित करते हैं। इसे किसी विशेष निकाय, जैसे संविधान सभा है, हमारी संविधान को संविधान सभा ने बनाए ना, उसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसे प्रलेखित संविधान या संहिताबद्ध, कोडिफाइड, है ना, कि एक जगह सब कंपाइल है, उसे जो है संहिताबद्ध संविधान भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, यूएसए है और भारत है, फ्रांस है, कनाडा है, जापान, इन सब का लिखित संविधान है। अनरिटन हो गया कि भाई मेरा ही वचन शासन हो गया, है ना, यानी अलिखित संविधान जो होता है पुस्तक या दस्तावेज के रूप में संग्रहित नहीं होता है भाई, है ना। जो भी बोल दिया वही सब, चार्टर वार्टर जो बोल दिया वही सब आपका संविधान बन जाता है, गैर लिखित है। जैसे यूके है, न्यूजीलैंड है, इसराइल है, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ चलता है आपका, ठीक है। तो आप अनरिटन रिटन समझ गए। फिर होता है संघीय संविधान, जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ फेडरेशन बोलते हो ना, इसको संघीय संविधान बोला जाता है। जैसे हम यूएसए में चलता है, स्विट्ज़रलैंड में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, कनाडा, रूस, ब्राज़ील में चलता है। इसका मतलब क्या है? देखो, संघीय संविधान होता है जहाँ राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, एक कुछ शक्तियाँ हैं जो केंद्र ही देखेगा, कुछ काम है जो राज्य ही देखेगा, है ना। और उन्हें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाया गया कि अपने अपने क्षेत्र में काम करो। तो आपके मन में आएगा सर भारत भी तो फेडरल है, संघीय है। हमने संघीय और एकात्मक दोनों का ब्लेंड ले रखा है, मिक्सचर ले रखा है। कैसे, आइए बताएंगे आपको। अभी क्या होता है, देखिए यूएसए में क्या है, केंद्र के लिए केंद्र काम करेगा, राज्यों के लिए राज्य काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही एकात्मक संविधान होता है, जैसे चीन वगैरह है ना, यूके, फ्रांस, जापान, इटली। यहाँ पे सारी चीज़ें राष्ट्रीय सरकारों के हाथों में होती है, सारी शक्तियाँ। और जो क्षेत्रीय सरकार हैं उनको एजेंसी के तौर पे काम करना होता है, जो वो बोलेंगे वही उनको करना होता है, उसको एकात्मक बोल दिया जाता है। सिंपल सी चीज़ है। भारत ने देखो संघीय प्रावधान और एकात्मक दोनों को ले रखा है। इसीलिए केसी वेरे ने
अर्ध संघीय के रूप में भारत के संविधान को बोला है, यानी क्वासी फेडरल बोला है भारत के संविधान को, क्वासी फेडरल। भाई देखो ना, ये केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, ठीक है। अब अगर राज्य ठीक से काम नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलर होती, तो केंद्र आपातकालीन प्रावधान के थ्रू एकात्मक व्यवस्था कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है ना। तो ये इसलिए इसको केंद्रीय और मतलब संघीय और एकात्मक दोनों बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि संघीय संविधान अगर पूछेगा तो उसमें क्या होता है भाई, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, अपने अपने क्षेत्रों में काम करो। एकात्मक पूछेगा तो सारी सत्ता एक ही के हाथ में होती है। और भारत कैसा है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय, एकात्मक और संघीय दोनों व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या होता है भाई, संवैधानिकता क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, संवैधानिकता एक अवधारणा है जो सरकारी शक्ति पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है कि आपको ऑटोक्रेट नहीं बनना है, ये नहीं जो मन में आए वही कर दो, ठीक है। आप एक नियमित नियमों में बंद के काम कर सकते हो, है ना। सरकारी जितनी भी शक्ति है वो प्रभावी प्रतिबंध लगाएंगी और नियम आधारित शासन को बढ़ावा देती हैं ताकि सरकार उत्तरदायी बने। ये नहीं कि भाई चुनाव ही खत्म कर दें, ये सब नहीं। संवैधानिक सरकार क्या होती है भाई, जो संविधान की शर्तों के अधीन बनती है, नियमों के आधार पर चलती है, उसको संवैधानिक सरकार बोल देंगे, सिंपल। अब ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने संविधान के बारे में क्या बोला है, ये आपको एकदम रट्टा मारना होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार लर्न करना होगा, ठीक है। क्या है भाई, जैसे 10वीं अनुसूची है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून है, इसके बाद वाले जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग संविधान का पार्ट और शेड्यूल ही करेंगे। 10th शेड्यूल को राजीव गांधी ने क्या बोला है, जीवन सुधारने का प्रथम सोपान बताया है, जीवन सुधारने का प्रथम सोपान, यानी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग पब्लिक लाइफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, भारतीय संविधान को केसी वेरे ने क्या बोला है, क्वासी फेडरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी वेरे ने क्या बोला है। अब आपसे पूछ लेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल किसने बोला है, तो केसी वेरे ने बोला है, ये आपको याद रखना है, किसने बोला, केसी वेरे ने। फिर मॉरिस जॉन्स जो है, इन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है, क्या बोला है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, किसने, मॉरिस जॉन्स, इसने बार्गेनिंग फेडरलिज्म, केसी वेरे ने क्वासी फेडरल, ठीक। फिर ग्रैनविल है एक, इसने संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है, क्या बोला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये तीन नाम पहले तो आपको याद रखना है, केसी वेरे और मॉरिस जॉन्स और एक ग्रैनविल। केसी वेरे ने क्वासी फेडरल बोला, मॉरिस जॉन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोल दिया, ग्रैनविल ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल दिया। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बोला है, सैक्रेड डॉक्यूमेंट बोला है, ये आपको याद रखना है कि सैक्रेड डॉक्यूमेंट या पवित्र दस्तावेज भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है संविधान को, ठीक है। तो ये बात हो गई भारत के संविधान के बारे में, 4 लोगों की अवधारणा आपको याद रखनी है, पूछ सकता है आपसे मिलान में भी। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें, इस पर 2 कमेंट है। प्रियम्बल के एक अर्नेस्ट बार्कर है, इन्होंने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को कीनोट बोला है, क्या बोला है, कीनोट बोला है। और अपनी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसके प्रथम पृष्ठ पर इसे लिखा है, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हो। ऐसे पूछ सकता है कि प्रियम्बल को कीनोट किसने बोला है, तो अर्नेस्ट बार्कर ने बोला है, ठीक है। ऐसे एम हिदायतुल्लाह, ये चीफ जस्टिस थे किसके, सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की तुलना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से की है, ठीक है, एक ये याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 हो गए आपके। ऐसे संविधान का भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। तो ऐसे सवाल पूछा गया है, किसे भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो आपने भारत के संविधान की टिप्पणियां पढ़ ली, प्रस्तावना की पढ़ ली और भाग 3 की पढ़ ली। अब बात करेंगे 1 2 3 4 5 टिप्पणियां हैं डीपीएसपी को लेके। तो एक ये नाम याद रखना, सबसे पहले केटी शाह, इन्होंने क्या बोला, अतिरिक्त कर्मकांडी यानी पॉइस सुपर फ्लूटियस, है ना, पॉइस सुपर फ्लूटियस, इसलिए हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, अतिरिक्त कर्मकांडी की बहुत ज़्यादा कर्मकांडी है ना, ये भी करो वो भी करो, है ना। तो इसलिए पॉइस सुपर फ्लूटियस बोला, किसने, केटी शाह ने, नाम आपको याद रखना है, केटी शाह। ऐसे नसीरुद्दीन जो थे, इन्होंने इसकी तुलना नववर्ष में लिए गए संकल्पों से की। अरे जनवरी में नहीं हम लोग कसम खाते, इस साल तो यूपी पीसीएल लोअर पीसीएल में बन गया, बस कुर्सी पे बैठना ही बाकी है, अगले ही दिन वो टूट जाता है, मैं फॉलो नहीं करते, नहीं कि अब शराब नहीं पियेंगे, अगले ही संडे पी लेता है, मतलब जो भी रेजोल्यूशन लोग लेते हैं, इन्होंने इसको बोला, नसीरुद्दीन ने, किसने, नसीरुद्दीन ने। फिर भाई केसी वेरे आ गए, केसी वेरे वही है भाई जिन्होंने अभी क्या बोला था, क्वासी फेडरल बोला था संविधान को। इन्होंने डीपीएसपी को बोला लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, क्या बोला, लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, ठीक है, यानी मैनिफेस्टो ऑफ गोल एंड एस्पिरेशन, मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशन। फिर टीटी कृष्णाचारी, इन्होंने भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर बोल दिया इसको, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर, क्या बोला, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर, यानी अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स।
इवॉर जेनिंग, इन्होंने भी टिप्पणी करी। इवॉर जेनिंग ने क्या बोला? कर्मकांडी आकांक्षा। क्या बोला? कर्मकांडी आकांक्षा। अभी इसने इससे पहले क्या बोला था इवॉर जेनिंग ने संविधान के बारे में? कुछ नहीं बोला था। वो बोला था ग्रैनविल ने, है ना, या मॉरिस जॉनसन ने, या केसी वेरे ने। तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोला? कर्मकांडी आकांक्षा। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में केसी वेरे ने बोला क्वासी फेडरल, मॉरिस जॉनसन ने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ग्रैनविल ने बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अंबेडकर जी ने बोला है पवित्र दस्तावेज। प्रियम्बल को अर्नेस्ट बारकर ने बोला है की नोट। हिदायतुल्लाह ने इसकी तुलना यूएस के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से कर दी है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला है। केटी शाह ने इसे अतिरिक्त कर्मकांडी यानी पॉय सुपरफ्ल्यूचियस बोला है डीपीएसपी को। नसीरुद्दीन ने डीपीएसपी की तुलना 9 वर्ष में लिए गए रेजोल्यूशन से की है। केसी वेरे ने डीपीएसपी को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। टीटी कृष्णाचारी ने इसे भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर कहा है। और इवॉर जेनिंग ने इसे कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना डीपीएसपी के बारे में 5 पॉइंट, पक्की बात है, पूछ सकता है। फिर भारत की संसदीय प्रणाली, इसे इवॉर जेनिंग ने कैबिनेट सिस्टम बोला है। किसने? इवॉर जेनिंग ने कैबिनेट सिस्टम बोला है। अब इमरजेंसी के बारे में 4 थॉट हैं भाई, ये भी जरूरी है। टीटी कृष्णाचारी जो है, इन्होंने इसे संवैधानिक तानाशाही बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी बोला है। किसने बोला है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप, टीटी कृष्णाचारी ने। हृदयनाथ कुंजरू, इन्होंने इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा बोला है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरा। किसने? हृदयनाथ कुंजरू ने। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने इसे संविधान की प्राणवायु कहा है, संविधान की प्राणवायु। महावीर त्यागी, इन्होंने इसे इमरजेंसी प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वॉल से की है। किससे करी है? सुरक्षा वॉल से की है। तो ये 4 हो गए आपके। एक टीटी कृष्णाचारी, संवैधानिक तानाशाही बोला। हृदयनाथ कुंजरू, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा बोल दिया इमरजेंसी को। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, संविधान की प्राणवायु बोला। महावीर त्यागी, इमरजेंसी प्रावधानों को सुरक्षा वॉल बोला। ठीक है, बस खत्म हो गया। प्रधानमंत्री के पद और कार्यों के विवरण के लिए किसने क्या बोला है? देखो, लॉर्ड मॉर्ले जो है, इन्होंने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस यानी सभी समान लोगों में सर्वप्रथम, वो तो आप देखते ही हो भाई, पीएम का रोल आ रही था भारत में, है ना, प्राइमस इंटर पेरेस बोलते हैं इसको। किसने बोला? लॉर्ड मॉर्ले ने। विलियम वर्नर हॉरकोट, प्रधानमंत्री की तुलना तारों के बीच चंद्रमा से कर दी। अरे भैया, मोदी जी अलग ही चमक रहे हैं, देख रहे हो, मशरूम खाने 80,000 रुपये किलो वाले, है ना। तो विलियम वर्नर हॉरकोट ने इसकी तुलना चंद्रमा से कर दी। जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को सूर्य के समान माना है, जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। और एच.जे. लॉस्की ने प्रधानमंत्री को वह धुरी बताया जिसके चारों ओर सरकारी मशीन के सभी कलपुर्जे घूमते हैं। तो ये 4 आपको याद रखने, लॉर्ड मॉर्ले, विलियम वर्नर हॉरकोट, जेनिंग्स और एच.जी. लॉस्की। ठीक है। राजनीतिक मामलों की समिति, सभी समितियों में से सर्वाधिक शक्तिशाली या सुपर कैबिनेट भी कह सकते हो इसको। विपक्ष दल का प्रमुख, इवॉर जेनिंग ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया है ना, जैसे विपक्ष दल का प्रमुख जैसे राहुल गांधी। ठीक है। और लोकपाल, गेरोल्ड ई काइडन ने इसे संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक कहा है। किसे? लोकपाल को। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये एग्जाम में बन सकती है। ये एससीएस का कंपाइलेशन इसीलिए आप देखेंगे बहुत शानदार है। जितना भी ज़रूरी चीज़ें सब हम आपको कंपाइल करके एक जगह देते हैं। पीसीएस के लिए ये आ चुका है, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। 2026 के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला चैप्टर था। डिटेल में अगर जितना पढ़ा रहे हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं। इसलिए कई बार हो सकता है आपको ये ज़्यादा भी लगे, अरे पर आपको बार बार लर्न करेंगे तो हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। 4 ये टॉपिक है। भारत के संविधान के बारे में क्या बोला है, प्रस्तावना के बारे में क्या बोला है, डीपीएसपी के बारे में क्या बोला है, संसदीय प्रणाली के बारे में क्या बोला है, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या बोला है। ठीक है। 2-4 बार रिकॉल करोगे याद हो जाएगा, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है। तो अब मिलेंगे कल के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग अब संविधान के जो है पार्ट्स और शेड्यूल इसको करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर करेंगे, जैसे भारत की नागरिकता से, फंडामेंटल राइट से, समितियाँ, संविधान की, ये सारे चैप्टर हम लोग एक एक करके करेंगे। ठीक है। फॉलो करिए, आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो फिर मोटिवेशन नहीं आता इसको बनाने का। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा तो बताइए। इसको कंटिन्यू हम लोग पक्की बातें करेंगे और आराम से 20 से 25 दिन, मैक्सिमम 30 दिन में पूरी पॉलिटी एक एक चीज़ कवर कर लेंगे।